नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, बंगाल टीएमसी की सरकार ममता बनर्जी की सेना की प्रमुख सिपाही एक वीडियो लेके आई हैं। मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। Who? Tell me one thing. I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators, and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India. व्यालोक जी, ये ममता बनर्जी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। बांग्लादेश में हमसे बेहतर बुनियादी ढांचा और जीडीपी पैरामीटर है। भारत में कौन रहना चाहेगा? आप मुझे ये बताइए, महुआ मोइत्रा संसद तो छोड़ दीजिए, भारत में अभी तक क्यों है? बेहतर जिंदगी के लिए नदिया के पार क्यों नहीं चली जा रही हैं, जो अभी इन्होंने अंग्रेजी में बताया है? देखिए, इन्होंने अंग्रेजी में जो कुछ कहा उसका तर्जुमा यानी अनुवाद मैं कर देता हूं, क्योंकि मुझे अनुवाद करने में मजा आता है। मैं पेशे में से भी अनुवादक हूं। इन्होंने ये कहा है कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वह सीमाई इलाका है, नदिया और कुष्टिया। बॉर्डर के उस पार, सीमा के उस पार जो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का जो पैरामीटर है, मानक है, वह कहीं अच्छा है। यानी बांग्लादेश में, जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, जिनको ये लोग पिछले 60-70 साल से दामाद की तरह बसा रहे हैं। चिंता की बात क्यों है? अभी ये बयान क्यों आया? इस बयान पर खैर आपने जो कहा कि ये तो चली जाएं बांग्लादेश, ऑब्वियसली इनको बांग्लादेश चले जाना चाहिए और इस टाइप के सभी लोगों को चले जाना चाहिए। किसी को ईरान चले जाना चाहिए, नसरुद्दीन शाह को। लेकिन ये देश है हमारा जो, और ये महानता है इस देश की कि ऐसे विश्वासघाती, ऐसे माँ का आंचल फाड़ने वाले, ऐसे देशद्रोही, ऐसे घटिया, ऐसे नीच, ऐसे कीट सदृश लोग भी हमारे देश में पाए जाते हैं। और न केवल पाए जाते हैं, हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में मौजूद रहते हैं। ये लोग सांसद हैं। ये बदनुमा दाग है हमारे माथे पर। लेकिन खैर, उस पर बाद में चर्चा। आप टाइमिंग देखिए इसकी, क्यों ऐसा हो रहा है। एसआईआर बिहार में चल रहा है, राइट? एसआईआर के बाद ईसी ने कह दिया है कि भाई ये केवल बिहार की समस्या नहीं है, ये पूरे देश में चलेगा। और उसने कह दिया कि समय पर हम अधिसूचना निकालेंगे। मतलब अब ये तयशुदा बात है कि अब ये कांड बंगाल में होगा, झारखंड में होगा, जो भी सीमाई इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट में होगा, प्रखर तौर पर, सघन तौर पर, और बाकी पूरे देश में चलेगा। एक डर वो है, क्योंकि ममता बानो जो है वो केवल और केवल इस देश के बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की बदौलत एक भले पूरे राज्य की मुख्यमंत्री हैं। इसमें किसी को अगर संदेह है तो उसको मैं प्रणाम करता हूं। बाकी मुझे इस मुद्दे पर और कुछ नहीं कहना है कि ममता बानो को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने, इसके प्रमाण आपको मिल चुके हैं। लोग वहां पर पार्षद बन चुके हैं, विधायकी बन चुके हैं। उसके अलावा कई लोगों के ऐसे ऐसे कागजात और ये निकले हैं कि 25-25 साल से रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया गया। ये सारी घटनाएं बंगाल की हैं। जेएनयू में 1997 में हम लोग पढ़ने गए थे, तब असम और बंगाल में 2 करोड़ घुसपैठियों की बात होती थी। आज 2025 हो गया साहब, कितने करोड़ ये लोग पहुंच गए होंगे? इस पर कोई सोच रहा है? आपके यहाँ खाने का, पीने का, पूरे बिहार में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, ये कोई नहीं बता रहा है। बिहार जो शस्य श्यामला भूमि है, बिहार का भी जो इलाका, दक्षिण बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मिथिलांचल, धान का कटोरा, जहां पग पग पोखरी माछ मखान, गर्विले मैथिल ऐसे बोलते थे। अब तो खैर उनका पलायन हो गया, सारे मैथिल गर्विले चले गए। लेकिन भाई साहब, दरभंगा में पानी का संकट है। दरभंगा जैसी जगह में जहां पर 300 पोखरियां अभी भी जिंदा हैं, जबकि गर्विले मैथिलों ने सबको पाट दिया, सब पर अपने मकान बना लिया। इसके बावजूद 300 पोखर और 300 गड्ढे तालाब अभी भी बचे हुए हैं दरभंगा में।
सोच लीजिए, यहाँ अगर ऐसी स्थिति है तो इन लोगों को दामाद बनाकर लाके महुआ मोइत्रा अपने घर में क्यों नहीं रखती हैं? 20-25 रोहिंग्या को तो पाल ही सकती हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको? और भारत में कोई नहीं रहना चाहता है तो ये बांग्लादेशी क्यों मुंह उठा के आ रहे हैं? और तुम ही क्यों व्यालोक उठा जी के मुंह चली आ रही हो यार? व्यालोक जी, आपने कहा कि महुआ मोइत्रा अपने घर में क्यों नहीं रख लेती हैं, 20-25 को तो रख ही सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, वैसे भी वो कुत्ता प्रेमी हैं। मैं वही आपसे कंफर्म करना चाहता था, ये वही कुत्ता वाली और विदेशी वाली है ना, जिनकी सदस्यता भी गई थी। तो फिर इनसे और क्या उम्मीद की जाए, जब ये एक कुकुर के लिए इतना कांड कर सकती हैं। ये लोग देखिए, इन लोगों के माँ बाप के पास बहुत माल था साहब, ये लोग गए पढ़ने, जैसे टोटी चोर गया सो कॉल्ड पढ़ाई करने। पढ़ने के नाम पर इन लोगों ने विदेशों में क्या किया वो सबको पता है। और अब आके ये लोग मुंह से, जब मौखिक बवासीर से ग्रस्त होकर ये लोग कुछ करते हैं, तो इनकी एक ही पिटाई है, जो फिलहाल इस देश में संभव नहीं लग रही है। इस बयान पर इसको सीधे तौर पर जेल होनी चाहिए थी। और इसके, अब मैं इसके आगे जनता की कल्पना पर छोड़ देता हूं कि इसके साथ क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर यह बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश के पास खाने के पैसे नहीं हैं, जिसके सो कॉल्ड सलाहकार प्रधानमंत्री ने 5 बार बयान बदला, 5 बार बयान पलटी की, उसके बाद भारत से भीख मांगने कितनी बार आया, अमेरिका की तरफ से दबाव दिलवा रहा है, उस बांग्लादेश को ये लोग कह रहे हैं। और ये क्यों है, ये थोड़ी मैं अब एक क्षेत्रवादी टिप्पणी कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये आप देखिए, ये अंग्रेजों के समय से है। और जिन गर्वीले मैथिलों का मैंने जिक्र किया, जिन गर्वीले तमिल ब्राह्मणों की मैं बात करूंगा, उसी तरह इन बंगालियों का, और बंगालियों में जाति विशेष नहीं, सारे बंगाली। आप देखिए ना, बाबू शब्द पर ये लोग कितने खुश होते हैं भाई, जबकि बाबू डेरोगेटरी वर्ड है। बाबू का मतलब एक तरह से गाली थी अंग्रेजों के बनाए हुए निजाम में। लेकिन सबसे पहले कौन पढ़ा लिखा? सो कॉल्ड मद्रास और बंगाल। पढ़ा लिखा नहीं साहब, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने अध्यात्म सबको मटिया मेट कर चुका, अपनी पहचान भूल चुका, मुसलमान और ईसाई बन चुका है। ये तमिलनाडु में भी हुआ, ये बंगाल में भी हुआ, और ये मिथिलांचल में भी हुआ। मिथिलांचल में आप देखिए, सो कॉल्ड ओझा बोझा झा, एक द्विजेंद्र नाथ झा नाम के महान उपन्यासकार हुए हैं, जिनको डीएन झा के नाम से दुनिया जानती है। उन्होंने कितनी मनोरंजक मनोहर कहानियां लिखी। उन्होंने तो ऋग्वेद में ब्राह्मणों को भाई गौमांस भक्षी बता दिया, और उसी एक आदमी के एक वाक्य से आज तक ये चीज थोपी जा रही है, और गौमांस भक्षण को बिल्कुल लेजिटिमेट, बिल्कुल सामान्य बनाया जा रहा है धीरे धीरे। और अब तो ओटीटी का जमाना है, जहां भी विदेशों से चीजें आ रही हैं, तो वहां तो बहुत आराम से वो कहता है बीफ बर्गर, और ये इस तरह से चीजों को सामान्य बनाया जाता है। ये हमें सोचना चाहिए। बाबू का तमगा लेकर जो कौम, जो बंगाली खुद को सबसे ज्यादा, बंगाल जो आज सोचता है कल को पूरा देश, अरे महाराज कौन सी दुनिया में पड़े हुए हो भाई, तुम 150 साल पीछे हो बे, कहां पड़े हो चक्कर में। वो तुमसे नीचे, चूंकि बिहार उड़ीसा वगैरह थे तो भाई चलो ले आइया हो पिया, पानी के जहाज से पलटनिया ले आइया, या कलकत्ता में जब विदेशिया जाता था तो गाने बजे। अब तो वो सब सीन भी नहीं है। अब किस बात का गर्व है गर्वीले बंगालियों, जब तुम्हारी पूरी जनसंख्या साफ हो गई, सारा का सारा मुस्लिम बन गया पूरा प्रदेश, तब भी तुम्हारी औकात और तुम्हारी हद, तुम्हारी हनक जाती नहीं है। उसी तरह मिथिलांचल से सारे गर्वीले मैथिलों का पलायन हो गया, लेकिन यहाँ के झाजी लोग अभी भी उनकी हनक देखिए, अभी भी उनकी ठसक देखिए। तमिल ब्राह्मण पूरे राज्य से इनको भगाया गया, ये इनकी औकात थोड़ी ज्यादा थी। पहले अंग्रेजों का तलवा उलवा चाट के बना लिए थे, तो अब अधिकतर अमेरिका में बसे हुए हैं। लेकिन अभी भी किसी तमिल ब्राह्मण से मैंने नहीं सुना है कि बांग्लादेश का जीडीपी ज्यादा है तो आ जाओ। असल में ये जो उप
राष्ट्रीयता का जो बोध है ये बंगालियों में, वही महुआ मोइत्रा से ये। लेकिन इनको दिमाग नहीं है कि ये जब कंगालों को ले आएंगी कंगलादेश से, तो फिर उस बंगाल का क्या हाल होगा। मुझे तो बस इस बात की शर्म आती है कि बंकिम चंद्र, सुभाष बाबू और विवेकानंद, इनको पैदा करने वाली मिट्टी आज इतनी हतवीर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि वह महुआ मोइत्रा जैसे बदनुमा दाग को पैदा कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज, ये सारा कुछ जो चल रहा है, चाहे महुआ मोइत्रा का ये कहना, और उसके अलावा ममता बनर्जी ने कल एक फ्रॉड एक्सपोज किया जिसमें दिल्ली में एक बंगाली परिवार के बारे में ये अफवाह झूठी उड़ाई गई कि साहब इसको दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर प्रताड़ित किया है, जो बंगाल से निकल के दिल्ली। जबकि जब दिल्ली पुलिस की जांच हुई और उसका वर्जन आया तो ये हुआ कि टीएमसी का एक लीडर उसने उकसाया था, और उसके उकसाने के बाद वो वीडियो तैयार किया गया था और ममता बनर्जी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर वो पड़ा हुआ है। ये सारा खेल, सारी परेशानी, सारा दर्द बिहार में और अब बंगाल में, जैसा आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई एसआईआर तो चलेगा और ये बिहार के बाद आगे और भी जाएगा, बंगाल का अगला नंबर है। एसआईआर को लेके ही ये सारा दर्द हो रहा है। उसके सामने मैं एक फैक्ट दर्शकों को भी बता दूं। बिहार में आप सबने चर्चाओं में सुना होगा कि 2003 में पिछला एसआईआर हुआ था, और 2003 में एसआईआर होता है। 2005 में बिहार में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो लालू प्रसाद यादव की सत्ता गायब। ये नतीजा था बिहार में 2003 के एसआईआर के बाद। बंगाल में भी एसआईआर जैसे ही हुआ, जैसे ही ममता बनर्जी के वो पाले हुए लोग बाहर हुए, वैसे ही ममता बनर्जी का भी जनता इलाज कर देगी बंगाल में। तो ये दर्द है, ये तो पता चल रहा है। अब जरा व्यालोक जी, आज की दूसरी कथा की तरफ आपको लेके चलता हूं, और एक बड़ी सुंदर तस्वीर, बड़ी प्रभावी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और भारतीय मीडिया में गोदी मीडिया नाम के शब्द को इंसर्ट किया गया प्रायोजित तरीके से, लेकिन गोदी मीडिया बनाम मैं आपको दिखा रहा हूं कि तलवा चाट मीडिया कैसी होती है। मुझे आशा है व्यालोक जी, आप एक गंभीर पत्रकार हैं, और अपने मीडिया की ये स्थिति, जो गोदी तो फिर भी एक अच्छा शब्द है, गोदी प्यार से बैठाया जाता है, माँ गोदी में बैठाती है, बड़े अपने बच्चों को गोदी में बैठाते हैं, लेकिन तलवा चाटना, पैरों के नाखूनों को चाटना, ये तो कुछ दूसरे तरह का ही मामला होता है। तो इसलिए जरा मैं आपको ये दिखा रहा हूं। आप जरा मुझे ये बताइए, ये कौन चित्रकार है? इसने किस एंगल से ये फोटो उतारी है? क्या इसे सड़क पर लौट न जाना पड़ा होगा? क्या वो अपना मुंह और अपना कैमरा राहुल गांधी के कदमों पर बिछा न चुका होगा? और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, एक दूसरी तस्वीर देखिए ना, आहा, ये तलवा चाट मीडिया, और इस तरह की मार्केटिंग की जा रही है राहुल गांधी। क्या कहेंगे आप भारत की गोदी बनाम मीडिया, गोदी मीडिया बनाम तलवा चाट मीडिया? मीडिया पर आने से पहले एक वाक्य बस पिछली समस्या पर, कि बिहार के बारे में एसआईआर को लेके ये लोग जितना बवाल कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये लोग कितने धूर्त हैं, कितने मक्कार हैं, कितने चालाक हैं। पूरे सीमांचल में जहां बांग्लादेशियों, इन लोगों ने 1 महीने के अंदर फर्जी कागजातों की बाढ़ ला दी और सबका करवा लिया है। 1 दिन पहले 30% होता है, 2 दिन बाद 96%। यानी एक तरफ ये लोग धांधली भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हल्ला भी कर रहे हैं। दर्शकों, इस पर सोचिएगा जरा। मीडिया के बारे में बस एक वाक्य, कि मैं अपने आप को पत्रकार बताना भूल चुका हूं और अब नहीं बताता हूं पिछले कई वर्षों से, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह से ध्रुवीकरण, विभाजन और सारी चीजें कर दी हैं। क्या होता है गोदी मीडिया? भाई मीडिया मीडिया होता है, गोदी मीडिया क्या होता है? एक बेवकूफ ने नाम दे दिया, जो खुद सबसे बड़का गोदी वाला है, जो खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसका बड़ा भाई कांग्रेस का बाकायदा नेता है, लड़की के मामले में फंस चुका है, जा चुका है, वो व्यक्ति, वो रवीश कुमार एक छोटा सा नाम देता है और आप सारे लोग लपक लेते हैं। मैं तो सब जिन्होंने भी ये
शब्द प्रचलित किया है उनसे पूछूंगा कि आईना देख के शर्म नहीं आती है? किस आदमी का नाम प्रचलित कर देते हो यार? जिस आदमी को खुद तमीज नहीं है, जिस आदमी को खुद अंतरात्मा नहीं है, जो आदमी दिन भर झूठ की खेती करता है, लगातार झूठ बोलता है, और एक नहीं कितने प्रमाण हैं। आप मेरे फेसबुक पर चले जाइए, जब मैं कभी इस व्यक्ति के बारे में पूरी वहां महागाथा लिखी हुई है, सबकी गाथाएं हैं। लेकिन ये जो गोदी मीडिया बनाम तलवा चाट, मैं पहले तो इस विभाजन को ही नहीं मानता साहब। गोदी मीडिया तब था जब पूरे न्यूज रूम में करीबन 50-60 लोग तो किसी भी टाइम किसी न्यूज रूम में काम करते होंगे, चाहे कोई भी बढ़िया अखबार का दफ्तर हो या टीवी का दफ्तर हो, ये आप लोग जान लीजिए। उसमें एक व्यक्ति को खड़ा करके और कहा जाता था, देखो देखो ये है संघी, ये वाजपेयी का फैन है, अरे वाह इसको देखो। वो हमने झेला है। और आप हमसे पूछेंगे गोदी मीडिया, तो मैं अगर पहले की तरह उग्र रहूंगा तो मैं आपकी पिटाई करूंगा, और नहीं तो अब जिस अवस्था में हूं तो अब मैं हंस दूंगा कि ठीक है। सीपीआई सीपीएम के कार्ड होल्डर्स, बाकायदा कार्ड होल्डर साहब, अभी के जितने पत्रकारों को आप गोदी मीडिया कहते हैं, चलिए मैं मान लेता हूं गोदी मीडिया, नाम लीजिए, किन किन के पास भाजपा की सदस्यता है, मुझे केवल ये बता दीजिए। सीपीआई सीपीएम के कार्ड होल्डर्स हमारे भाग्य नियंता थे साहब, हमारे थॉट लीडर्स थे, और कभी उनको गोदी मीडिया नहीं बोला आपने। बड़े रसूख से यहां चिपकाते थे कि हम तो प्रोलेटेरियत के साथ हैं, हम सर्वहारा के साथ हैं, हम बहुजन के साथ हैं, और जाके क्या क्या करते थे, क्या क्या कुकर्म करते थे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, नए लोगों के साथ। ये सब कभी किताब लिखूंगा तो उसमें आएगा, वरना हमारी पीढ़ी के किसी से भी पूछ लीजिएगा। टीका लगाने पर, जाने पर आज की तरह नहीं था, वेयरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव्स या वेयरिंग योर पैट्रियटिज्म ऑन योर स्लीव्स, एंड दैट वाज नॉट अ कूल थिंग। कूल थिंग तो छोड़ दीजिए साहब, अभिशाप था। आप अगर तिलक लगा के जाते थे तो लोगों की नजर में चढ़ते थे, चढ़ते नहीं थे साहब, आपको अपमानित किया जाता था। तो इसलिए अवनीश जी, काहे का गोदी मीडिया, साले ये सब गोदी मीडिया थे भाई। और हाँ, मुंह से गाली निकल गई है, दर्शकों श्रोताओं माफ कीजिएगा, या अवनीश भाई कट करेंगे, लेकिन इतना गुस्सा है साहब, इतना झेला है। 20 साल में 19 नौकरियां आदमी वैसे नहीं कर देता, और उसके बाद प्रपंच इतने तरह के और तमाम तरह के झूठे मुकदमे, आरोप, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। केवल पता चलना था साहब कि ये व्यक्ति दक्षिणपंथी है कहीं से। अगर आपका भाजपा से, संघ से, परिषद से, किसी भी चीज से लेन देन नहीं है, आपने अगर केवल कह दिया कि यार ये तो देश के नाम पर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अगर हमारे जवानों ने बलिदान दिया छत्तीसगढ़ में, 76 जवानों ने, और आप उस पर दुखी हैं, तो आपको जज किया जाता था। वो था गोदी मीडिया सर। अब तो सीधा सीधा ये है कि भाई दो राहें हैं, भाजपा और गैर भाजपा। तो जो भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, देश को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा आप लोग हैं। आप लोग आपके लिए पत्तल चाट कहें, आपके लिए साला तलवा चाट कहें, आपके लिए कौन सा शब्दों की कमी पड़ती है भाई। आप लोगों ने इतने कुकर्म किए हैं, बिल्कुल। आज क्या नहीं कर रहे हैं भाई, आज क्या नहीं कर रहे हैं। एकदम। और ब्यालो जी, आप जिसको कह रहे हैं ना, एक भाजपा के साथ और एक फलाने के साथ, अरे सीधे सीधे अगर बंटवारा है तो एक देश के साथ और दूसरा देश के खिलाफ, ये बंटवारा है। लेकिन इस बात में कि गोदी मीडिया बनाम तलवा चाट मीडिया, इस जो पूरी बहस है, उस बहस में जो गंभीर सवाल है दर्शकों, वो ये है कि किस तरीके से एक फ्रॉड इमेज कांग्रेसी इकोसिस्टम गढ़ने का प्रयास कर रहा है, और उसमें मीडिया वो सहायक बनके तलवा चाट रहा है। और आपने कामरेडों की बात की, तो मुझे अपने पुराने मित्र स्वर्गीय अरशद नदीम की एक कविता के 2-4 लाइनें याद आ गई। वो गजल है पूरी, उब गया है बैठे ठाले चल थोड़ा सा नीर बहा ले, कमरे में एसी के ऊपर लेनिन की तस्वीर लगा ले, उब गया है बैठे ठाले चल थोड़ा सा नीर बहा ले, परिवर्तन जब होगा तब होगा, इस सिस्टम में जगह बना ले, चल थोड़ा सा नीर बहा ले।
खुद अरशद नदीम एक कामरेड थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन वो कामरेड होने के बाद भी उन्होंने जब ये कविता लिखी तो उनको जात बाहर कर दिया कामरेडों ने। तो क्या चरित्र रहा है और कैसा कामरेडों का यानी कम्युनिस्टों का लिविंग रिलेशनशिप रहा है कांग्रेसी सत्ताओं के साथ, ये पूरी देश ने देखा है, पूरी एक पीढ़ी ने देखा है। और आज जब वो लोग कहते हैं गोदी मीडिया तो फिर हंसी आती है, बिल्कुल आपकी तरह। जी, हर एक उस व्यक्ति को इन्होंने जात बाहर किया जो कहीं से इनको चुनौती दे सकता था या इनके बिल्कुल। पाले में नहीं था अपनी स्वतंत्र चेतना। अज्ञेय को इन्होंने बाहर किया, निर्मल वर्मा को बाहर किया, किस किस को नहीं बाहर किया साहब। और दो कौड़ी के मूल्य विहीन घटिया कवियों को, इतिहासकारों को, पत्रकारों को, एकेडमिक्स में अपने लोगों को भरा। आज ये लोग कहते हैं एकेडमिक्स में संघ की नियुक्तियां हो रही हैं। अव्वल तो हो नहीं रही हैं, अव्वल तो हो नहीं रही हैं सर। मैं तो संघ को, भाजपा को इसीलिए थोड़ा बहुत गरियाता भी हूं कि नहीं हो रही हैं। और अगर हो रही हैं तो दिक्कत क्या है मालिक? खूब होनी चाहिए, हर एक नियुक्ति वैसी होनी चाहिए। आपने जात बाहर वाली बात की, आपने पत्रकारों को गिना दिया, आपने कथाकारों और रचनाकारों को गिना दिया। मैं आपको एक राजनीतिक आदमी का भी याद दिला दूं, सोमनाथ बाबू के साथ इन्होंने क्या किया था। सोमनाथ बाबू जैसे ही थोड़े से सच्चे, साफ सुथरे बिहेव किए लोकसभा में, वैसे ही सोमनाथ दा के साथ इन्होंने क्या किया। तो निश्चित तौर पर बंटवारा अगर कहीं है तो बंटवारा सिर्फ इतना है कि देश के साथ राष्ट्र प्रथम और देश के खिलाफ राष्ट्र जाए चूल्हे भाड़ में। राष्ट्र जाए चूल्हे भाड़ में, इसके नायक है राहुल गांधी, उनका पूरा इकोसिस्टम। और राष्ट्र प्रथम की भावना से हम सभी देशवासी एक सरकार चुन के 2014 से अपने देश में हुकूमत कर रहे हैं साहब, हुकूमत। जी हाँ, नुक्ता लगा के बोल रहा हूं, हुकूमत। और यह हुकूमत हमारी 2 उंगलियों से हो रहा है। इसलिए महुआ मोइत्रा, अगर आपको जीडीपी कहीं और की भा रही है, नदिया के पार चले जाइए। राशि प्रोडक्शन की एक पुरानी फिल्म है, नदिया के पार। आप भी नदिया के पार चले जाइए, एसआईआर से उपजाइए। दर्द है, एसआईआर तो होके रहेगा। 2003 में लालू की सरकार, 2005 में विदाई हो गई एसआईआर से। ममता बनर्जी, अब आपकी बारी है। व्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और व्यालोक जी को, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हाँ, चलते चलते संकोची व्यक्ति हूं, लेकिन यूट्यूब ने ऐसा पटका है साहब, ऐसे थप्पड़ लगाए हैं कि अब ये कहना पड़ता है संकोच के बावजूद भी कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो के प्रसार की संख्या बढ़ती है। शेयर करेंगे तो प्रारब्ध परिवार को आप और स्नेह देंगे। व्यालोक भाई, एक बार फिर आपको धन्यवाद। मुझे और व्यालोक भाई को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।